हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था सेक्शन 8 कंपनी तक। अब हम पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आज कोई फिजिकल ऑपरेशन नहीं करती, जिसका पर्पस होता है सिर्फ आज या तो एसेट होल्ड करने का या फिर आज रजिस्ट्रेशन लेने का, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। ऐसी कंपनी का कोई एक्टिव यूज नहीं होता, इन्हें इनएक्टिव कंपनी होती है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो आज कोई ऑपरेशन ना कर रही हो, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हो, या फिर जो आज सिर्फ एसेट अपने नाम पे होल्ड कर रही हो, जो एसेट फ्यूचर में काम आएंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आएंगे। ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। Where a company is formed and registered under this act for future project or to hold an asset or intangible property and has no significant accounting transaction, कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है और जिसका आज कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब ऐसी ऐसे ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन चार के अलावा है उसे कहेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ये चार क्या है? कि ऐसा पेमेंट ऑफ फीस जो कंपनी दिया है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के लिए। ठीक है ना? या फिर ऐसा पेमेंट जो किसी लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए या इसी लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए कोई पेमेंट करा गया है, तो वो पेमेंट भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आएगा। या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए अगर शेयर को अलॉट करा गया है, शेयर दिए गए हैं, तो वो शेयर के की ट्रांजेक्शन भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, की ऑफिस और के जो रिकॉर्ड्स है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे भाई स्टाफ होगा थोड़ा बहुत, एक दो स्टाफ भी होगा, क्योंकि ऑफिस तो बनानी पड़ेगी। जब भी कंपनी रजिस्टर होती है तो एक ऑफिस तो बनती है। ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे हैं या जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक। तो ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर ऑपरेशन के लिए बनी है, जिसका आज कोई प्रेजेंट में ऑपरेशन नहीं है, या फिर वो आज सिर्फ एसेट होल्ड करने के लिए बनी है, जो एसेट फ्यूचर में काम आएगी, और उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही हो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब चार ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन। चार कौन सी थी? जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए बनी है, या फिर जैसे कि शेयर शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर की ट्रांजेक्शन है, या फिर डेट टू डे रिकॉर्ड हो गए, और या किसी लोग की रिक्वायरमेंट के लिए कोई पेनल्टी या कोई पेमेंट करा गया है तो। ठीक। आगे पढ़ लेते हैं। सच कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में टेक्स द एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उन्हें डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो उन्हें जो एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी उसी हिसाब से होता है जो एक डोरमेंट कंपनी को करना पड़ता है। मतलब इनके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बाकी से थोड़ा अलग होता है, ये कहना चाह रहा है इसमें। इनएक्टिव कंपनी का मीन्स क्या होता है? इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरी ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, की ऐसी कंपनी जो ना कोई बिजनेस कर रही है ना ऑपरेशन कर रही है करंटली, लेकिन फ्यूचर में करेगी, तो उसे कहेंगे इनएक्टिव कंपनी। और ना ही उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले 2 सालों में उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी ना करी हो, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन है? इन चार को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट है। और हैज नॉट फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, के बाद जब ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज के बनाओगे? और सोचो, मान लो जनरल एंट्री नहीं है, तो ना जनरल एंट्री पर से ना पीएनएल बनेगा, ना कुछ बनेगा। कोई जनरल एंट्री, सब जनरल एंट्री से तो चालू होगा। जब ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो क्या पेश करोगे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो इसलिए कह रहा है कि दो ना तो 2 साल से बना है, कोई रिकॉर्ड बना है, तो ना रिकॉर्ड बना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से लाओगे? तो वही कह रहा है। अब नेक्स्ट है निधि कंपनी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी बन जाती है, क्योंकि वैसे तो इजी है, लेकिन इसकी इसे कई जगह हमें पढ़ना पड़ता है लॉ के अंदर भी, और जब आप इंटर में आओगे तो वहाँ टैक्सेशन के अंदर भी इसके बारे में कई बार जिक्र करा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कंपनी है, ध्यान से पढ़ना। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी। तो इन दिस, निधि कंपनी इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एक हो समझो, आजकल के टाइम में हम लोग इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि खर्चे भी उतने हो गए हैं, और फिर हमारी आवाज़ नहीं रही इन्वेस्ट करने की। तो इस चीज़ को देखते हुए जो गवर्नमेंट वगैरह होती है, तो उन्होंने भी क्या करती है, निधि कंपनी क्रिएट करती है, ताकि जो जनता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की आदत जनरेट हो, वो इन्वेस्टमेंट करना चालू करे, इसलिए ये निधि कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, समझ गए? ताकि मान लो जैसे में 6 आदमी हैं, मान लो 6 आदमियों की एक निधि कंपनी, लेट्स सपोज, ऐसा मान लो, जरूरी नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक। तो क्या है कि वे 6 आदमी अपने थोड़ा थोड़ा एक पैसा डालते रहेंगे, और उनमें से जब किसी को जरूरत होगी, वो आदमी ले लेगा पैसे, और जो रेट है वो एक नॉमिनल रेट लगा देंगे उस पर। इससे कहते हैं निधि कंपनी, मतलब अपने ही जोड़े हुए पैसे को अपने ही लिए इस्तेमाल करना, पैसे जोड़ने की आदत डालना। उस
के लिए ये कंपनी बनाई जाती है, इसे कहते हैं निधि कंपनी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन टू ऑफिशियल गैजेट, जहां जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, डिक्लेयर एज अ निधि कंपनी और ए म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में बी। तो निधि कंपनी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन कंपनियों का बस सिर्फ इतना होता है कि ये प्यूपिल्स में सेविंग की आदत डाल सके, जिससे प्यूपिल सेविंग कर सके और सेविंग करके अपने जो है अपने ही पैसे को अपने खर्चे के लिए बाद में ले सके। ठीक है। निधि कंपनी आर गेट फॉर मेडिंग कल्टिवेटिंग द एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग अमंग इट्स मेंबर। ये मेंबर्स के अंदर सेविंग की आदत लगाती है निधि कंपनी। ठीक है ना, तो इसे कहते ये थी निधि कंपनी। एक सेकेंड, अब हम पढ़ते हैं पीएफआई। पीएफआई, ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है ना, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रजिस्टर अंडर पीएफआई। तो पीएफआई के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है, पहले देख लेते हैं। देखो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस सोसाइटी हो गया, यूनिट ट्रस्ट हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है नहीं कि ये इंस्टीट्यूशन है पीएफआई है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है पीएफआई, तो वो इंस्टीट्यूशन पीएफआई कहलाता है। पढ़ लेते हैं, देखो। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया एस्टिमेट अंडर एलआईसी एक्ट, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये पीएफआई है, तो ये पीएफआई कंपनी के अंदर आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये पीएफआई बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्स अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ यूनिट अंडरटेकिंग एंड रिपेल एक्ट, ये एक एक्ट है। यूनिट ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट बनी हुई होती है, तो वो भी जो ट्रस्ट होती है जिन्हें स्पेसिफाई करा गया है कंपनी एक्ट के द्वारा, वो भी पीएफआई के अंदर आ जाती है। अब देखिए, पढ़िए। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 4A(2) of the Companies Act 1956 so repealed under the section 465 of this act। किस एक्ट के जो सेक्शन नंबर 465 है, उसमें जो कंपनी जो इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करा है सीजी ने, तो वही पीएफआई में। देखो 465 तो फाइनल के अंदर पहुंच गया, तो भी फिर भी आप समझिए कि मान लीजिए, इन चीज़ों को याद रखिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पीएफआई है, तो पीएफआई है, बस इतना मानिए। सच अदर इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाई बाय सीजी, तो ये जो पीएफआई होती है इन्हें भी सीजी बना, सीजी कह देती। मान लो सीजी ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन पीएफआई है, बात खत्म, तो वो इंस्टीट्यूशन पीएफआई बन गया। पीएफआई बनने के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है या क्या कंप्लाइंस है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो एनी सच इंस्टीट्यूशन जिससे सीजी ने कहा है पीएफआई, नोटिफाई करा है पीएफआई, किसकी कंसल्टेशन के बाद, आरबीआई के कंसल्टेशन के बाद, तो वही पीएफआई है। कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू नोटिफाई एज पीएफआई, कि किसी इंस्टीट्यूशन को पीएफआई कब माना कहेंगे, कब नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, तो उसकी कंडीशन है नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस, कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब लो इट हैज एस्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और द प्रीवियस कंपनीज एक्ट, कि अगर कोई संस्थान है जो किसी सेंट्रल एक्ट में या किसी स्टेट एक्ट में या कंपनीज एक्ट में बनी हुई नहीं है, तो उसे पीएफआई का दर्जा कभी भी नहीं मिल सकता। उसे किसी भी कंपनी, किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पीएफआई बनना है, तो या तो वो सेंट्रल एक्ट में, किसी सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर हो, किसी स्टेट एक्ट में रजिस्टर हो, या फिर कंपनी लॉ के अंदर ही रजिस्टर हो। मान लो कल को हमारा इंस्टीट्यूशन है आईसीआई, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको पीएफआई बनना है, तो हाँ क्या वो सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर है, हाँ सेंट्रल एक्ट में वो रजिस्टर है। ठीक है ना, इस तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन अगली रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। पढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट क्या है। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब देखो, ये वही है जो गवर्नमेंट कंपनी थी, जैसे गवर्नमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसी जो भी कंपनी हो या ऐसी कोई भी संस्था हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल में 51% या उससे ज्यादा जगह शेयर गवर्नमेंट का है, तो वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी हो जो या तो किसी सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर हो, या स्टेट एक्ट में रजिस्टर हो, या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, तो वो बनेगी पीएफआई। अब समझ में आ गए। अब देखो, आईसीआई सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर है, तो पहली कंडीशन तो आईसीआई सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि आईसीआई जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी जो पेड अप कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी नहीं है, तो इसलिए आईसीआई कभी भी पीएफआई के अंदर नहीं आएगा। ठीक है,
कंडीशन टू इंस्टीट्यूशन है नोटिफाई एज अ पीएफआई, किसी भी संस्था को पीएफआई बनाने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें से कि पहली कंडीशन है कि वो संस्था किसी राज्य सरकार के एक्ट या किसी केंद्र सरकार के एक्ट या कंपनी एक्ट में बनी होनी चाहिए, और दूसरी है कि उस संस्था के 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल राज्य सरकारें या राज्य किसी एक राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने या राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर होल्ड कर रखे हों। या फिर कंपनीज एक्ट के नजर से बताओ तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो किसी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है या किसी और एक्ट में रजिस्टर है तो उसे पीएफआई का दर्जा मिल सकता है। मतलब गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसका सीजी ने कहा है कि ये पीएफआई है तो ये पीएफआई बन जाएगी। सबसे आसान बनेगी गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वे कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर है और उनके पास 51% कंपनी का होता है। मान लो गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां हैं, मान लो गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से किसी भी कंपनी को अगर कल को सरकार कहना चाहे कि ये पीएफआई है तो वो पीएफआई है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर करा कैसे जाता है। सबसे पहला है प्रमोटर। प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को जब शुरू में क्रिएट होती है उसे क्रिएट करता है, जो कंपनी बनाता है उसे कहते हैं हम प्रमोटर। पढ़ लेते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द प्रमोटर अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 विच मीन्स अ पर्सन, ऐसा बंदा हु हैज बीन नेम्ड as a such in a prospectus or identified by the company in the annual return, कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस देखो आप कॉलेज में जब जाते हो तो वहाँ भी आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा। तो जैसे कंपनी बनती है तो उसको भी एक प्रोस्पेक्टस भरना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जिसका नाम होगा, जो बंदा कहेगा कि हाँ मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, वो बंदा कहलाएगा प्रमोटर। ठीक है ना। ऐसा बंदा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर होगा तो वो बंदा कहलाएगा प्रमोटर, क्योंकि वो बंदे ने ही कंपनी बनाई है स्टार्टिंग में। दूसरा, हु कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, वेदर एज शेयर होल्डर करे, डायरेक्टर करे या अदरवाइज करे। तो जो बंदा कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है वो भी प्रमोटर ही कहलाता है। ठीक, पहला वो बंदा अगर प्रमोटर कहलाएगा जो कंपनी बनाएगा, जिसका प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम होगा, और दूसरा वो बंदा कहलाएगा जो बंदा मैं कंपनीज के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या अदरवाइज हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक, और तीसरा बंदा कौन कहलाएगा प्रमोटर? वो कहलाएगा इन अकॉर्डेंस विद अदर एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रूमेंट बोला इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी इज अकम्प्लिश टू एक्ट, कि ऐसा बंदा जिसके कहने पे कंपनी एक्ट करती है, मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, तो उस बंदे को भी हम मान लेंगे प्रमोटर। यानी कि जिसके एक्ट पे, जिसके कहने पे कंपनी काम कर रही है, जिसकी डायरेक्शन पे कंपनी काम कर, मतलब जिस बंदे ने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट रखना है तो कंपनी कहाँ होगी, तो वो बंदा भी प्रमोटर ही कहलाता है। ठीक है ना। तो ये 3 लिमिट है कौन कौन प्रमोटर कहलाता है। इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कौन कौन कहलाता है, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी उसे प्रमोटर कहेंगे। इट इज इट इज दे हु कन्वीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, यानी कि जिसके दिमाग में आइडिया आया था कि कंपनी बनानी है, इस तरीके की कंपनी बनानी है, वही प्रमोटर है। ठीक है ना। जिसने नेसेसरी स्टेप करे रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करा कंपनी का, वो प्रमोटर है। लेकिन देखो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो आजकल हर बंदा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे को नॉलेज नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। तो कुछ बंदे जाते हैं प्रोफेशनल के पास, जैसे कि सीए हो गया या फिर एलएल लॉयर हो गया, सीएस हो गया, तो ऐसे बंदों के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने। तो क्या बनाते हुए कम बंदे हैं, अपने नाम से लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, सारी डिटेल उनकी डिटेल भी जाती है, तो क्या वही भी प्रमोटर है? नहीं। ये अगला पॉइंट यही कह रहा है कि जो बंदे प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी बनवाने में मदद करते हैं उन बंदों को प्रमोटर के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। ठीक है, वो कह रहा है, पढ़ते हैं। It should be, however, be notified that the person acting only in the professional capacity, like CA, CS or lawyers, एग्जाम्पल सोलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट वगैरह, या फिर वही चीज़ होगी CS लॉयर भी, क्योंकि तो इन्होंने अलग तरीके से बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल अकाउंटेंट के पास कौन जाएगा यार। अकाउंटेंट ही मीन चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ चार्टेड नहीं लिखा हुआ लेकिन वो चार्टेड ही है। आर नॉट रजिस्टर एज प्रमोटर, तो उन्हें माना कि वे कंपनी बनवाने में मदद करेंगे, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे, सब चीज़ वही करवा देते हैं, क्योंकि आम आदमी को जानकारी नहीं होती कंपनी की कैसे बनेगी।
जानकारी नहीं होती है। लोग जिन्होंने कंपनी लोग पढ़ाया उसे ही जानकारी होगी ना। जानकारी नहीं होती है, जैसे CS हो गए, CS हो गए, और CMA भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपनी तो जानते ही हैं, और लॉयर्स भी। तो ऐसे बंदे कंपनी क्रिएट कराते हैं, लेकिन इन बंदों को प्रमोटर के अंदर नहीं लाया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है, नहीं याद रखना, ठीक है ना इस बात को। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म होती है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। समझते हैं, देखो सेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कि कंपनी कैसे कैसे बनेगी, कैसे कैसे कंपनी कंस्टिट्यूट होगी, ठीक है ना। इन ए केस ऑफ पब्लिक कंपनी एनी 7 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी। देखो क्योंकि हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। तो अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए, या उससे ज़्यादा मेंबर चलेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम में तो इनफाइनाइट है। फॉर एनी लॉफुल पर्पस, अब ये नहीं कि आप कंपनी बना लो कि हाँ हम क्या बोलते हैं उसे, अपना इलीगल चीज़ें कर लेंगे, कि हम कुछ मान लो किसी, क्या से बताऊंगा, कुछ कुछ ड्रग्स की सप्लाई या कुछ वैसी चीजें करेंगे जो गलत है, जो अनलॉफुल है, तो उसके लिए कंपनी बनाएंगे, तो उसके लिए कंपनी नहीं बना सकते। सिर्फ एक लॉफुल पर्पस होना चाहिए, उसके लिए ही कंपनी बन सकती है, ठीक। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम, तो जो बंदे कंपनी बनाने चाह रहे हैं उनका नेम मेमोरेंडम में लिखा जाता है। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम उन्हीं को कहते हैं, जिन बंदों ने मिलकर शुरू में कंपनी क्रिएट करी, उन बंदों को कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। तो मैंने आपको दिखाया भी था, एक रिलायंस कंपनी का वो दिखाया था सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। एक बार और ओपन कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसी में है मेरे पास। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रहा सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, कि इन 7 बंदों ने, देखो 7 ही हैं क्योंकि वो भी एक पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम 7 चाहिए, तो कम से कम 7 ही है, ठीक है ना। कि ये 7 बंदों ने मिलकर, इनके नाम है, इनके एड्रेस है, और इतने इतने शेयर इन्होंने होल्ड करे, ये कंपनी बनाई है। तो जो रिलायंस कंपनी बनी थी, वो ये 7 लोगों ने उसे मिलकर बनाया था। 7 लोगों ने इसे मिलकर इसके अंदर शेयर खरीदे थे, ठीक है ना। तो ये रिलायंस कंपनी के वे बंदे हैं जिन्होंने मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा था, या फिर कहे तो जो भी 7 बंदे स्टार्टिंग में कंपनी के मेंबर्स थे, ये जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी बनाई थी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। फॉर दिस सेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कि रजिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में 7 बंदे या 7 से ज़्यादा बंदे, अगर किसी पब्लिक कंपनी का केस है तो 7 बंदे, 7 से ज़्यादा बंदे जब मिलकर एक कंपनी बनाते हैं लोकल पर्पस के लिए, और भी मेमोरेंडम में अपना नाम सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करते हैं, मतलब नाम लिखते हैं मेमोरेंडम में कि हाँ मैं ये बंदा हूँ, मेरा ये एड्रेस है, और मैं इतने शेयर ले रहा हूँ। तो इस तरीके जब भी लिखते हैं तो उसे कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, और वो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वहाँ मिनिमम 7 चाहिए। जब प्राइवेट कंपनी होती तो यहाँ 7 ना होकर, अगर ये ऊपर के 2 भी होते या कोई से भी 2 होते तो भी चलता है, ये इनकी जरूरत नहीं भी पड़ती, ठीक है ना। लेकिन ये पब्लिक कंपनी है तो इनकी जरूरत है, 7 चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। इन द सच वे टू और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कैन फॉर्म। तो इसी तरीके से 2 पर्सन मिलकर प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, और एक बंदा मिलकर ओपीसी बना सकता है। 2 पर्सन बनाएंगे तो यहाँ सिर्फ 2 पर्सन का नाम होगा, और एक पर्सन बनाएगा तो उसी का नाम होगा, सिंपल सी बात है। पब्लिक कंपनी में 7 और मोर, प्राइवेट में 2 और मोर, और 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही रहता। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं आगे। सेक्शन 7 कहता है कंपनी एक्ट का, कि ये सेक्शन 7 कंपनी एक्ट का एक प्रोसीजर बताता है जिसके जरिए कंपनी बनती है, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप इंटर में आओगे तो इंटर में सबसे पहला चैप्टर यहाँ तक रहता है, प्रीलिमिनरी तक, जहाँ तक अपना पढ़ाना अब तक बिल्कुल डे टू कॉपी पेस्ट है, कहीं ना कहीं इंटर के अंदर भी है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी उसके इंटर का चैप्टर 2 है, जिसमें डिटेल में बताया जाता है कि हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक फॉर्म ऑफ कंपनी कैसे कैसे क्रिएट हुई थी। मतलब ओपीसी का डिटेल प्रोसीजर बताया गया है, प्राइवेट का भी बताया गया है, पब्लिक का भी, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में अच्छे नंबर ला के पास करिए और इंटर के अंदर आइए, ताकि आप डिटेल में लो समझ सके और डिटेल में लोग को जान सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और प्लीज़ अब आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करा कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ, या फिर मेरे जो मैं पढ़ा समझा रहा हूँ उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। तो
जब भी हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, कि डॉक्यूमेंट देने पड़ेगे। आजकल तो आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ तो वहाँ भी आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि नहीं। तो ये तो कंपनी है, तो इसमें डॉक्यूमेंट सीधी सी वाले डॉक्यूमेंट तो लगेंगे। तो पढ़ते हैं क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ लगती है। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन फाइल होती है। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, कि जब कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में हमें कुछ डॉक्यूमेंट की और कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ती हैं। अब क्या है वे डॉक्यूमेंट या क्या है वे इन्फॉर्मेशन, वो पढ़ते हैं नीचे इसमें दी हुई है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम पढ़ा है ना। मेमोरेंडम एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जो मैंने दिखाया भी था, रिलायंस कंपनी है, इसके अंदर सारी डिटेल होती है कि नेम कंपनी का, एड्रेस कंपनी का, और ऑब्जेक्टिव कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर, सब चीज़ उसके अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं मेमोरेंडम। आर्टिकल ऐसा कम होता है जो मेमोरेंडम के अलावा जो भी कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में लिखी रहते हैं, किस चीज़ के अंदर आर्टिकल आगे आएगा आपके चैप्टर में। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल पे सारे के सारे मेंबर जिन्होंने मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा है उसके साइन होते हैं। एक सेकेंड, कि जैसे ये मेंबर है, 7 मेंबर थे रिलायंस के, तो इन सातों के सातों मेंबर ने अपने अपने साइन मेमोरेंडम पे भी करे होंगे रिलायंस के उस टाइम पे, और आर्टिकल के पे भी अपने साइन करे होंगे 7 के 7 मेंबर ने मिलके, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है इसमें। अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेजिंग इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी, और एक डिक्लेरेशन जाता है जो कंपनी बनवाने में मदद करते हैं पर्सन, जैसे एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो पर्सन होते हैं, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, इन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ मैं कंपनी बनवाने में मदद कर रहा हूँ। तो ये मेरी इंश्योरिटी कहीं ना कहीं हो जाती है कि जो लीगल में जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ों में का जानकार मैं हूँ, तो मैं पूरा सही से कराऊंगा। इस तरीके से आप मान के चलिए। एन एडवोकेट एंड सी एस एंड सी एम इन ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब देखो, मान लो किसी ने सीए करा और वो जॉब कर रहा है, तो क्या वो कंपनी बनवा देगा किसी की? नहीं। वो ही सीए कंपनी बनवा सकते हैं जो इन प्रैक्टिस है, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस खोल रखी है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है, ठीक है ना। तो ऐसे सी एस या सी एम में जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस कर रखी है, कहीं जॉब नहीं कर रहे, अपनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वे लोग कंपनी क्रिएट करवा सकते हैं। एंड वाई द पर्सन नीडेड टू इन इट्स आर्टिकल, और जो उसके पर्सन आर्टिकल में, तो पहला कंसेंट फॉर्म किसका जाएगा? डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा प्रोफेशनल का जो कंपनी बनवाएंगे, जैसे सी एस सेम में। और दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा जो मैनेजमेंट होगा कंपनी का, जिसका नेम आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ होगा। आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसका नेम लिखा होगा। कौन होते हैं मैनेजमेंट? डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में सीएस है तो कंपनी का अपना वाला सीएस, पर्सनल सीएस, ठीक है ना। तो उसके बेबी लोग भी डिक्लेरेशन देंगे, उनका डिक्लेरेशन एक अलग फॉर्म में जाएगा, और जो प्रोफेशनल लोग डिक्लेरेशन देंगे उनका डिक्लेरेशन एक अलग फॉर्म में जाएगा। मेमोरेंडम जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, एक बार समझा देता हूँ। एक तो मेमोरेंडम जाएगा, एक आर्टिकल जाएगा, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएंगे। उस पे जितने भी सब्सक्राइबर थे सब अपने अपने साइन करेंगे, ठीक। उसके बाद एक डिक्लेरेशन देगा प्रोफेशनल जो कंपनी बन पा रहा है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएम में हो, या कोई और हो, ठीक है ना। कोई और मतलब कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन, ये नहीं कोई भी रैंडम पर्सन। तो उसका एक डिक्लेरेशन जाएगा, और साथ में एक डिक्लेरेशन जाएगा जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जिसका नेम आर्टिकल के अंदर लिखा होता है। डायरेक्टर सॉरी प्रमोटर बोलना चाहता, प्रमोटर नहीं, डायरेक्टर, मैनेजर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी के पास अपना कंपनी सेक्रेटरी है तो। डेट all are required for this act and the rules made thereunder in respect of registration and the matters prescribed or indicational thereto has been complied with। तो ये थे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये डॉक्यूमेंट चाहिए 4, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट तो लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? उसका मेमोरेंडम जाएगा, उसका आर्टिकल जाएगा, जो प्रोफेशनल जो कंपनी क्रिएट करवा रहे हैं उनका डिक्लेरेशन जाएगा, और एक डिक्लेरेशन जाएगा
जिनका नेम आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, जो कि डायरेक्टर है, मैनेजर है या कंपनी सेक्रेटरी है, जो कंपनी के अपने खुद का पर्सनल कंपनी सेक्रेटरी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड इन द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन आर्टिकल स्टेटिंग दैट। तो जो डिक्लेरेशन जाएगा वो कैसे जाएगा उसके बारे में कुछ बता रहा है ये आगे। जो मेंबर्स का डिक्लेर जो सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन जाएगा, सब्सक्राइबर बता दिए मैंने, जो 7 बंदे होते हैं पब्लिक कंपनी के इस पर, तो जो उनका डिक्लेरेशन जाएगा, या फिर जो मैनेजमेंट का डिक्लेरेशन जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ें हमें कुछ बता रहा चाह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। He cannot contravene any of the offense of in connection to the promoting, formatting and management of company, कि उसने किसी और कंपनी को बनाने में या चलाने में कोई गड़बड़ ना करी हो। He has not been found guilty for or fraud of any mischief or of any breach of duty, कि उसने कोई ना लो तोड़ा हो, ना कोई गलत काम करा हो, किसी फ्रॉड में भी ना पाया गया हो। कब तक? लास्ट 5 ईयर तक। ये नहीं कि कभी भी, मान लो कोई बंदा आज से 7 साल पहले कंपनीज एक्ट के किसी और दूसरी कंपनी में किसी फ्रॉड में पाया गया, लेट्स सपोज ही मान के चलो, तो क्या आज वो 7 साल बाद कंपनी बनाने का अधिकारी है? हाँ है। वो बंदा कंपनी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गए। 5 साल तक नहीं बना सकता। 5 साल का इसे कहते हैं कूलिंग पीरियड, या नहीं कूलिंग, सॉरी, इसे कहते हैं लॉक इन पीरियड, कि लॉक लगा दे, ताला लगा दे, कि 5 साल तक ताला लगा के कंपनी चाबी अपने पास रख देती है, और वो ताला 5 साल बाद ही खुलता है। मतलब 5 साल बाद ही वो बंदा अपना अपने पास अपनी नई कंपनी बना सकता है। 5 साल तक वो बंदा अपनी नई कंपनी नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, ये चीज कह रहा है। एंड दैट ऑल डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, कंटेनिंग, जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए एंड कंप्लीट होनी चाहिए और ट्रू है, एंड द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिहेव। ये सब तीनों पॉइंट डिक्लेयर कौन करेगा? जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के, और जो डायरेक्टर वगैरह है, ये सब, कि जो भी कि क्या 3 पॉइंट मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले वे लोग डिक्लेयर करेंगे कि वे किसी भी मिस ऑफेंस में नहीं पाए गए या कहीं गलत काम में नहीं पाए गए कंपनी बनाने, मतलब उन्होंने कभी कोई गलत कंपनी नहीं बनाई, कोई शैल कंपनी कहूँ, कहना खुल के बताऊँ तो कोई शैल कंपनी नहीं बनाई, या कि कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाई जो किसी गलत काम के लिए बनी है या टैक्स चोरी के लिए बनी है। ऐसी कोई उन्होंने कंपनी पहले नहीं बनाई। पहले तो वे ये बात कहेंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि वे पिछले 5 साल में कहीं कोई गिल्टी प्रूफ नहीं हुए किसी भी चीज में, किसी भी लॉ के अंदर, जो कंपनी एक्ट का लॉ है उसके अंदर कोई भी गिल्टी प्रूफ नहीं हुई पिछले 5 साल के अंदर। अगर 5 साल से पहले हुए थे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चलेगा। तीसरा वे डिक्लेयर करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं कंपनी के रिगार्डिंग, या जो भी वे जानकारी दे रहे हैं कंपनी के रिगार्डिंग रजिस्ट्रार को, वो सब जानकारी ठीक है, उनकी नज़र में एकदम परफेक्ट है। ये 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं किसे? मेंबर को अपने डिक्लेरेशन में देनी पड़ेंगी। और जो बंदा मैनेजमेंट का होगा, ना डायरेक्टर होगा, और सॉरी फर्न वाइज था, डायरेक्टर होगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं अपना कंपनी सेक्रेटरी होगा, या ऐसा बंदा जो मैनेजमेंट में है, उसको जो डिक्लेरेशन देता है, उस डिक्लेरेशन में भी ये 3 पॉइंट आने चाहिए। द एड्रेस ऑफ करेक्ट करस्पॉन्डेंस टिल रजिस्ट्रेशन इज स्टेब्लिश। एक एड्रेस बताना पड़ता है अपना जहाँ से हम कनेक्शन कर सकें। हम कौन? रजिस्ट्रार, और जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं वे पर्सन। तो जब तक कंपनी नहीं बनी एक एड्रेस देना पड़ता है। वो एड्रेस इसलिए देना पड़ता है कि जिससे वे वेरीफाई कर सकें रजिस्ट्रार वाले कि एक बंदा जेन्युइन है नहीं है, या फिर इनका कोई पर्टिकुलर रहने का ठिकाना है या नहीं, कभी बनाया फर्जी कंपनी बना के रफू चक्कर ना हो जाए, इसलिए करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना पड़ता है। या फिर कंपनी जो कोई डॉक्यूमेंट पूछेगी तो, या फिर कोई मेल करेगी, कोई पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करेगी कुछ, तो वो किस एड्रेस पर करे, इसलिए करस्पॉन्डेंट एड्रेस मांगा जाता है जब तक कंपनी नहीं बनती। द पर्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के, उन सबका नेम, सरनेम, फैमिली नेम, निवास, यानी जिसे कहते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, किस नेशन के हैं, भारत के हैं नहीं है, हर एक सब्सक्राइबर है उसमें मेमोरेंडम का पूछा जाता है। अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो उसके साथ मांगा जाता है मेंबर्स का। उसके बाद सेम पर्टिकुलर कहीं ना कहीं मांगा जाएगा मैनेजमेंट का भी, ये मैनेजमेंट का भी नाम पूछा है, जो मतलब आर्टिकल के अंदर है। वो आर्टिकल के अंदर कौन है? डायरेक्टर, CS, एंड एक और बंदा था,
हाँ, डायरेक्टर मैनेजर CS, ठीक है ना, डायरेक्टर मैनेजर CS। तो उनका भी ये चीज़ें मांगी जाएंगी, नेम, सरनेम, फैमिली नेम। और डायरेक्टर है तो उसके पास में एक नंबर होगा, जिसे कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन। डीन बोलते हैं उसे। वो डायरेक्टर को मिलता है, जिससे डायरेक्टर की पहचान होती है कि लोगों के अंदर यानी कंपनी के अंदर। तो डीन आ गया। उनका एड्रेस और उनकी नेशनलिटी, यहाँ तक पढ़ लिए हम देखते हैं आगे इस पॉइंट को। द particulars of the interest of the person mentioned in the article as the first director of the company in other firms or body corporate, along with the consent of the act of director of the company in such a form manner as may be prescribed। कि उनका क्या क्या इंटरेस्ट है कंपनी, मतलब ये कंपनी में क्या है, कि डायरेक्ट फर्स्ट डायरेक्टर है, क्या चीज़ है, मैनेजमेंट है, तो वो सब एक पूरा डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं चीज़ें, वही चीज़ें बोल रहा है। ये सब चीज़ें हम जब पहुँचाएंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रार इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। उसके बाद सोचेगा कि सर्टिफिकेट दें या ना दें। अगर मान लो सर्टिफिकेट देता है तो फिर आगे का इसमें बताया कि आगे क्या होता है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। मानो जो हमने डॉक्यूमेंट अपने दिए, रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, रजिस्ट्रार को लगा कि सब डॉक्यूमेंट ओके हैं, एकदम चंगे हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपने रजिस्टर के अंदर कंपनी को रजिस्टर कर लेगा, कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा और उसे एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, कंपनी जीवित हो चुकी, कंपनी बन गई, कंपनी का जन्म हो गया, मुबारक हो, कंपनी हुई है। ऐसे करके एक सर्टिफिकेट देगा, जिसके बाद वो कंपनी मान्य हो जाएगी, कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। देखो, ऐसा होता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका अपना एक सिन होता है, सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रजिस्ट्रार उस कंपनी को किस नंबर से पहचानता है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इसी तरीके से होता है डीन, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। डायरेक्टर को किस नंबर से पहचानता है रजिस्ट्रार, उसे कहते हैं डीन। इस और कंपनी को किस नंबर से पहचानता है उसे कहते हैं सिन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। वही कह रहा है, पढ़ लेते हैं। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखी हुई है उससे और उसके बाद से रजिस्ट्रार शैल अलॉट अ कंपनी शैल अलॉट अ टू द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को एक सिन देता रहता है, एक नंबर दे देता है, जिससे उस कंपनी की आगे पहचान होती है। जैसे हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान जो लोगों के नज़र में है, ये जो सरकार की नज़र में हमारी पहचान हमारे आधार कार्ड नंबर से है। आज के ज़माने कोई नाम से नहीं, इंडिया में लाखों करोड़ों तुषार होंगे, तो ऐसे कोई पहचान नहीं, लेकिन हमारी पहचान होती है हमारे आधार कार्ड नंबर से। इसी तरीके से कंपनी की पहचान होती है उसके कंपनी के सिन नंबर से। ठीक है नहीं, विच शैल बी डायरेक्ट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड विच शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस सर्टिफिकेट। तो सिन नंबर रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट के अंदर भी लिख के देगा और अलग से भी देगा सिन कार्ड। जैसे हमें आधार कार्ड मिलता है, ऐसे कंपनी का होता है एक सिन कार्ड। ठीक है ना, ये मान के चलिए आप। यही उस कंपनी को पहचान दिलाता है रजिस्ट्रार की नज़रों में। जैसे हमें हमारा आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ऐसे ही कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ उसका सीन है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉपी एंड ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। देखो, कंपनी जो अपना इनकॉर्पोरेशन के टाइम डॉक्यूमेंट दी है, जैसे कि मेमोरेंडम दी है, आर्टिकल दी है, और जो डिक्लेरेशन वाले डॉक्यूमेंट दी है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट दी है, तो वे कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने पड़ते हैं, प्रिजर्व करके, जब तक कंपनी चलेगी। जब कंपनी बाइंडिंग होगी उसके बाद ही वे कार्ड डिलीट कर सकती है, उसके बाद ही उन डॉक्यूमेंट को ख़त्म कर सकती है, लेकिन जब तक कंपनी चली है वे डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भी रखो और फिजिकली भी। मैं तो कहता हूँ दोनों तरीके से रखो। क्या है ना कि फिजिकली भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली भी। तो कंपनी अपने पास डॉक्यूमेंट भी रखेगी जब तक कंपनी का जीवन है, जब तक कंपनी चलेगी उसके पास वे डॉक्यूमेंट होंगे जो उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम थे। आज भी रिलायंस के ऑफिस में वे डॉक्यूमेंट रखे होंगे जो रिलायंस ने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे, ये कहना चाह रहा है। और वे डॉक्यूमेंट जब तक रखे रहेंगे जब तक कंपनी चलेगी, टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट।
जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन मतलब कि जब तक कंपनी खत्म नहीं होगी तब तक वे डॉक्यूमेंट जो कंपनी को बनाने में लगे थे, वे डॉक्यूमेंट कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के पास मेंटेन रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो क्या है, दुनिया बहुत टेढ़ी है भाई। कई कंपनी ऐसी होती है जो कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन, कोई गलत जानकारी देके क्रिएट कर ले जाती है। तो उस केस में क्या होता है या उस केस में क्या चीज़ है वो हमें ये बताएगा कि अगर कोई कंपनी गलत जानकारी देके होती है या फिर पूरी जानकारी नहीं दी गई, रजिस्ट्रार से कोई जानकारी छुपाई गई है, तो उस केस में क्या बोलता है लो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इफ एनी पर्सन furnishes any false or incorrect particulars of information और suppress मतलब छुपाना, suppression मतलब छुपाना, suppression any material मतलब जो एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसे छुपा दिया गया, तो इसे कहेंगे suppress any material information of which he is aware in any of the document filed with registrar। कि चाहे मेमोरेंडम की कोई ऐसी जानकारी है जो जरूरी थी और कंपनी ने छुपाई, चाहे आर्टिकल में हो चाहे डिक्लेरेशन में हो, तो उस केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दी गई जानकारी अगर कोई गलत थी तो वो लायबल रहेंगे एक्शन के लिए फ्रॉड के अंडर सेक्शन 447। एक बहुत खतरनाक सेक्शन है 447, जो इंटर का पार्ट भी नहीं है, सीधा फाइनल में पढ़ाया जाता है। तो और ये सेक्शन काफ़ी बार आपको फाउंडेशन में भी सुनने को मिलेगा और इंटर में भी। ये सेक्शन में पहुंचना मतलब खत्म, फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। सबसे खतरनाक सेक्शन है 447। तो 440 सेक्शन 7 के में पहुंच जाती है वो कंपनी अंडर द फ्रॉड, अगर उस कंपनी ने अपने जन्म के समय, यानी कि उस कंपनी के जो जिन्होंने कंपनी बनाई है, मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने जब कंपनी बनी थी उस टाइम पे अगर कोई गलत जानकारी दी है, तो उस केस में वो कंपनी को फ्रॉड के जरिए माना जाएगा। और जिन बंदों ने वो कंपनी बनाई है, जिसमें आते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या फिर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, उन पे एक्शन लिया जाएगा कि आपने झूठी इंफॉर्मेशन दे के या आधी इंफॉर्मेशन दे के हमें कैसे कंपनी बनवाई, क्यों। ये होता है। अब देखो इसमें कहीं आप देखना, एक चीज है कि इसमें ना वे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी बनवाई है। मतलब जो सी ए सी एस सी एम में जो कंपनी के थे, जिन्होंने जो कंपनी के तो मेंबर नहीं थे और उन्होंने कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में बनवाई है, क्योंकि मेंबर्स को जानकारी नहीं थी कंपनी लोग की, उन्होंने सिर्फ जानकारी होने की वजह से या उन प्रोफेशनल होने की वजह से प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी बनवाई है, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ उसी बेस पे बनाई जो उस डेटा पे बनाई, जो डेटा उन्हें पीछे से बैकअप में से मेंबर ने दिया था या फिर सब्सक्राइबर ने दिया था। जो जानकारी उन्हें मेंबर्स ने दी थी या सब्सक्राइबर ने दी थी, उन्होंने तो सिर्फ उस जानकारी के बेस पे बनाई, तो उसमें उनकी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है ना इसमें, इसलिए उनको इंक्लूड ही नहीं कहा। गलती किसकी है? गलती तो इन्फॉर्मेशन देने वाले की है ना। इस लोगों ने भी कहा कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी हम उसकी बैंड बजाएंगे, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में थे उनकी बैंड हम नहीं बजाएंगे। तो अगर कोई कंपनी, अब देखो, हाँ ये हमने एक चीज मिस कर दी, एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि मान लो कंपनी बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिए और रजिस्ट्रार ने पकड़ लिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है गलत है। अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दिए और रजिस्ट्रार ने पकड़ ली डिटेल कि ये कंपनी जो बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है, तो उस केस में जो होगा 447 के अंदर जाएगी डिटेल मेंबर्स की, कि एक मेंबर्स कंपनी बनाना चाह रहे थे गलत जानकारी देके, लेकिन अभी कंपनी बनी नहीं है। अब इसका नेक्स्ट जो 6 पार्ट है वो बोलता है कि अगर कंपनी बनने के बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रार को पता चला कि ये कंपनी गलत थी, तो उस केस में क्या होगा। अभी कंपनी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार ने जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, मान लो सपोज करो यार कोई इन्फॉर्मेशन दिया डायरेक्टर ने अपने एड्रेस की, लेट्स सपोज, तो जब रजिस्ट्रार ने वो एड्रेस वेरीफाई कराया तो वहां पे कोई और बंदा रहता था, वो नहीं रहता था, तो मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो गई। कंपनी अभी नहीं बनी, लेकिन रजिस्ट्रार को गलत जानकारी दी, जिससे रजिस्ट्रार का टाइम गया और लोग के कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, मजाक हुआ। तो रजिस्ट्रार क्या कहेगा, जो भी मेंबर्स थे या जो भी डायरेक्टर्स थे, सब 447 के अंदर आ जाओ, सबको बताते हैं क्या होता है लॉ का असली मतलब, ये कहेगा रजिस्ट्रार। लेकिन अगर कंपनी बन चुकी,
जो गलत जानकारी दी गई थी या जो आधी अधूरी जानकारी दी गई थी उसके बेस पर कंपनी बना दी रजिस्ट्रार ने, तो उसके बाद क्या होगा वो हम पढ़ते हैं इस पॉइंट में। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट, कंपनी तो बन गई लेकिन वो बनी किस बेस पे, गलत जानकारी और या फिर आधी जानकारी के बेस पे बन गई, तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, तो पढ़ते हैं। Where at the time after the incorporation of the company, it is proved that the company has been got incorporation by furnishing false information या फिर incorrect information or representing a suspecting any fact or information in any of the document declared by him or made for incorporation of the company। ये कंपनी बनवाने के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट था या कंपनी के जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कोई गलत जानकारी दी या अधूरी जानकारी दी या कोई जानकारी छुपा दी, तो और कंपनी क्रिएट हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, or any of the fraud action, the promoter or the person named in first director of the company and the person making the declaration under this section shall be liable for the fraud in the section 447। तो उन पे भी 447 के अंदर ही लगेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ 447 में हम पढ़ें तो उनके लिए कोई डिफरेंस हो। लेकिन अभी आप फाउंडेशन के नज़रिए से ये मान के चलो कि चाहे कंपनी पहले बनने से पहले फ्रॉड का पता चले या कंपनी बनने के बाद फ्रॉड का पता चले, जाएगा बंदा 447 में ही, और जो बंदा 447 में गया तो समझो गया, लंबा फंसेगा। ठीक है नहीं, ये है इसका मतलब। पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कि अगर, तो बंदा गया जेल में। मान लो कंपनी बनी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से कंपनी बन गई, बंदा तो चला गया जेल में, लेकिन अब वो कंपनी तो बन गई ना। अब पढ़ा था हमने, कंपनी अगर बनी है तो वो लॉस ही खत्म होगी, लेकिन कंपनी बन गई तो अब उसे एक्टिव में आ गई कंपनी, मतलब बन चुकी है कंपनी, तो उसका क्या होगा, तो ट्रिब्यूनल होता है। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं हमारे, ऐसी कंपनी के होते हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी बोलते हैं इसे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनी के जो केस है वो हाई कोर्ट में ना चल के ट्रिब्यूनल में चलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में कि ट्रिब्यूनल मतलब कि कोर्ट, कंपनियों का कोर्ट ऐसे केस में क्या करता है, जब कंपनी गलत जानकारी देके बन चुकी है। कोई कंपनी तो अब बन गई लोगों की नज़र में, अब कंपनी बनी है तो या तो कंपनी को खत्म करा जाएगा या क्या करा जाएगा वो कोर्ट बताएगा। अब देखते हैं कोर्ट क्या बताता है। Where a company has been got incorporation by furnishing false or incorrect information or representation और बाय सस्पेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, कि जब कोई कंपनी किसी गलत जानकारी देकर या फिर आधी अधूरी जानकारी देकर या फिर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी छुपा के बन जाती है। कब बनती है, जब उसके मेंबर ऐसे कांड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी और वाई फ्रॉड एक्शंस ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो हम ऊपर पढ़ चुके कि मान लो कोई कंपनी गलत तरीके से बन गई, मतलब ऐसे गलत तरीके से बनी मतलब आधे अधूरे डॉक्यूमेंट से बनी या फिर इनकम इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट से बनी या फिर कोई ऐसी चीज़ थी, कोई फ्रॉड था तो उस फ्रॉड के बेस पे बन गई। तो ऐसी कंपनी में क्या होगा, ट्रिब्यूनल जो है वो क्या ऑर्डर देगा वो हम पढ़ते हैं। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन द बीइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ द सिचुएशन सो वारंट। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल उस कंपनी के केस वारंट जारी करेगा। क्या वारंट जारी करेगा वो हम नीचे पढ़ेंगे, कुछ तरीके वारंट जारी कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, रजिस्ट्रार कहेगा मालिक हमसे एक भूल हो चुकी है, हमने आधी अधूरी जानकारी के बेस पे एक कंपनी बना दी। अब इसमें गलती तो मेंबर्स की थी जिन्होंने कंपनी दी, तो हमने मेंबर्स को तो 447 के अंदर डाल दिया, लेकिन अब कंपनी बन चुकी है और आपको ही पता है मेरे को ही पता है कि अगर कंपनी बन गई तो वो सिर्फ लो की नज़र से ही, लो के जरिए ही बंद हो सकती है। तो कृपया आपको इसके अगेंस्ट आदेश दीजिए, तो कंपनी बंद करिए या जो आपको ठीक लगता है वो करिए, ऐसे कहेगा रजिस्ट्रार कंपनी के पास, रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के पास यानी कोर्ट के पास जाकर। पढ़ते हैं कोर्ट क्या क्या ऑर्डर देगा। पास सच ऑर्डर एज मे ही थिंक डीम फिट, कि जो कोर्ट को सही लगेगा यानी कि जो ट्रिब्यूनल को सही लगेगा वो ऑर्डर दे देगा। फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज इफ एनी इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेड्स टू इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। कि रजिस्ट्रार चाहे, सॉरी फिर यार, सॉरी, कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे यानी कोर्ट चाहे तो कोर्ट आदेश देगा कि
कंपनी की जो है, जब क्योंकि देखो आपने कंपनी तो बना दी, कोर्ट कहेगा रजिस्ट्रार से कि देखो अब कंपनी बन गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब एक काम करो, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट था उसको बदल दो, पूरे के पूरे को, जो खराब लोग थे सबको निकाल दो, और इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में कुछ कुछ बदलाव जो मैं कह रहा हूँ वे बदलाव कर दो। तो अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो मैनेजमेंट को बदलवा के और या मेमोरेंडम या आर्टिकल में बदलाव करा के कंपनी को कहेगा कंपनी चलने दो, क्योंकि अब इनकॉर्पोरेट हो गई, तो क्रेडिट हो सकता है, क्रेडिटर से हो सकता है क्रेडिटर से पैसा ले लिया हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ये कंपनी बेनिफिशियल हो। कंपनी ऐसे पर्पस के लिए बनी थी जिसके लिए जिस पर्पस में पब्लिक को जरूरत थी, लेकिन बनाई गलत तरीके से थी, तो उसमें पब्लिक की तो गलती नहीं, गलती तो मेंबर्स की है। मेंबर्स को तुम जेल में डाल चुके, तो अब आप कंपनी चलने दो, बस मेंबर्स मैनेजमेंट और बदल दो, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसे बदल दो और कंपनी को चलने दो, जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म ना हो, नुकसान ना जाए पब्लिक को, कहीं ना कहीं पब्लिक का फायदा देखेगा कोर्ट। और उसे लग रहा है कि नहीं इससे पब्लिक का कोई वो नहीं, तो वो तो फिर सीधा कहेगा कि बंद करो। डायरेक्ट एट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, और या वो ये कह सकता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड है, क्योंकि पब्लिक का मतलब कंपनी का ये नहीं वो था फीचर कि मेंबर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड थी, लेकिन जब तो मेंबर्स ने अपनी अपने एंड से गलती करी, मेंबर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन दे के बनवाई है, मेंबर्स ने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे के कंपनी बनवाई, तो कोर्ट भी कहेगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमारे साथ मजाक करा, हम आपके साथ मजाक करते हैं कि आपकी सबकी लाइबिलिटी इंडिविजुअल हो गई, जाओ चलाओ कंपनी, लेकिन लाइबिलिटी सबकी इंडिविजुअल है। या फिर रजिस्ट्रार कह सकता है कि आप कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटा दीजिए, कि आप कंपनी को बंद कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, चलिए निकालिए, ऐसी कंपनी हमें चाहिए ही नहीं है कंपनी, ऐसा भी कह सकता है कोर्ट। या फिर पास करेगा बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को कर दीजिए बाइंड अप, कंपनी को कर दीजिए बंद। देखो एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर से नाम हटाना, रजिस्टर पर नाम लिखा हुआ था कंपनी का, उस नाम को ही काट दोगे तो क्या होता है, कंपनी का नाम बंद हो गया तो कंपनी शो नहीं करेगी कुछ। जो कंपनीज दिखती हैं, कल को मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जो एक पोर्टल होता है एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पोर्टल होता है, जहाँ पे कंपनीज की डिटेल आती है कि कौन कंपनी है क्या है, सब चीज़ मिलती है। जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है या पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक को देनी पड़ती है कंपनी को, वो सब वहाँ पे दिखती है। तो जिस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में लिख दिया, वो कंपनी वहाँ पे शो होगी। और अगर कोई रजिस्ट्रार किसी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से वहाँ से काट दे, तो माना वो कंपनी अब भी जीवित है लेकिन वो वहाँ शो ही नहीं होगी, तो उससे कोई ऑपरेशन ही नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा उसके साथ, तो कंपनी पड़ी रहेगी ऐसी। इसे बोलते हैं जिंदा लाश कंपनी, की जीवित है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसी कंपनी जो जीवित है कुछ कर नहीं सकती, वो जब होगी जब रजिस्ट्रार रजिस्टर से उसका नाम काट देता है। तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप एक काम करो, रजिस्टर से अपने रजिस्टर से इसका नाम काट दो, इस कंपनी को अपने रजिस्टर से हटा दो। या फिर कोर्ट कह सकता है कि आप एक काम करो, इस कंपनी को बाइंडिंग अप ही कर दो, बाइंडिंग मतलब उसके एसेट उसे सब बेच बाच के उस कंपनी को खत्म कर दो। या फिर कोर्ट कह सकता है, और इन सब के अलावा भी कोर्ट को अगर कुछ और अच्छा लग रहा है, कोर्ट के दिमाग में कुछ और आइडिया है, तो कोर्ट उस आइडिया को भी इम्प्लीमेंट करा सकता है। फिर एक बात होता है, कोर्ट का मतलब ये कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल एक अलग से कोर्ट होता है जो सिर्फ कंपनी के लिए ही बना हुआ होता है, जिसमें कंपनीज के केस ही चलते हैं। तो ये था ट्रिब्यूनल के बारे में। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, लेकिन कोई भी ऑर्डर ऑर्डर देने से पहले, देखो फिर से वही बात है जो हमने ऊपर भी पढ़ा था एक जगह, कि कोई भी और ऊपर कहाँ पढ़ा था हमने, जब सेक्शन 8 कंपनी में पढ़ा था ना, कि गवर्नमेंट उसका लाइसेंस रिवोक करने से पहले उसको एक बार कहेगी कि आप प्रूफ कर दो कि आप गलत नहीं हो। इसी तरीके से ट्रिब्यूनल भी कहेगा, कोर्ट भी कहेगा, ये वाला कोर्ट भी, कि मेंबर्स को एक बार मौका दिया जाएगा कि वे प्रूफ कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो रजिस्ट्रार को लग रहा है कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। ऐसा अगर वे प्रूफ कर पाते हैं तो वो कंपनी को कोई भी इनमें से ऊपर जो हमने कॉन्सिक्वेंस पढ़े, इनमें से कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। वही कह रहा है, कंपनी शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इट, उसे सुनने का अधिकार दिया जाएगा कि कंपनी बोले मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट कहे कि हाँ सर, ये जो है, ये रजिस्ट्रार साहब को कोई धोखा लग गया है, ये रजिस्ट्रार साहब को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, असलियत में कंपनी ने कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है, कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं करा है। अगर वो ये प्रूफ कर पाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। There, the tribunal shall take into consideration of the transaction entered into with the company, including the obligations, if any, contract or payment of the liability। तो सब वही है कि जो
रजिस्ट्रार चेक करेगा कि मतलब जो ट्रिब्यूनल चेक करेगा कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कैसे नेचर की हुई है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो सब चीज़ें होती है। अब देखो क्या है, मैं यहाँ तक करा देता हूँ आज, इसके बाद बताऊंगा कल से। कराने को तो मैं करा दो, मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा एकदम हैवी ना हो आपके ऊपर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको आराम आराम से करूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, हमें कोई जल्दी भगाना भी नहीं है, इसलिए बस एक एक चीज़ को समझना है। और इसके बाद मैं इसे वाइंडिंग अप कर दूंगा लेक्चर को। और प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे एंड से अगर कुछ लगता है आपको कि नहीं ये गलत पढ़ा रहे हैं या फिर ये चीज़ें ये ना इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप खुल के कमेंट बॉक्स में, मतलब यहाँ के यूट्यूब के कमेंट में बता दीजिए, या फिर जो ग्रुप है अपना ग्रुप, उसमें बता दीजिए, ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जो मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की आपको नीड लग रही है। स्पेसिफाई परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। देखो, आज के टाइम में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इलेक्ट्रॉनिकली। मैं बता चुका हूँ कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक साइट है, जहाँ पे जाके कंपनी रजिस्टर होती है। वहाँ पे एक फॉर्म है स्पाइस करके, स्पाइस मतलब स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस एक ही फॉर्म के अंदर ये जो सारी डिटेल आ जाती है, जो सारी डिटेल कंपनी बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। एक फॉर्म के अंदर ही सारी डिटेल भर सकते हैं मेंबर, जो कंपनी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी बनाने के लिए जरूरी है। तो उन डिटेल को भर के स्पाइस फॉर्म पर क्लिक करके ओके करके सारी डिटेल भर के कंपनी क्रिएट करी जा सकती है। पहले ये था कि काफ़ी सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, अब क्या करा इन्होंने, काफ़ी सारे फॉर्म ना भर के एक फॉर्म ही बना दिया जिसके अंदर सारी डिटेल मांग लेता है। एक फॉर्म भरो फटाफट, और उसमें फाइनल भर के डिटेल भर के वेरीफाई करने के लिए डाल दो, अगर सारी डिटेल सही होंगी तो आपकी एक फॉर्म से कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इजी बना दिया, प्रोसीजर इजी करने के लिए ये करा गया है। तो उसे कहते हैं स्पाइस फॉर्म। कल की जब मैं लेक्चर में पीपीटी बनाऊंगा तो मैं स्पाइस फॉर्म डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कल को मैं जब अपना पार्ट 5 में बनाऊंगा जहाँ पे हम आज का रिवाइज करेंगे, उसमें मैं इस बात का जिक्र कर दूंगा उस फॉर्म के साथ। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA has taken various initiatives for each of the business in a step of toward easy setup of a बिजनेस को इजीली बनाने, इजी सेटअप करवाने के लिए एमसी ने सिंप्लीफाइड कर दिया अपना प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, कि पहले काफी सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, और उसे सिंप्लीफाइड करके एक फॉर्म बना दिया, स्पाइस फॉर्म। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी थ्रू अ स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि स्पाइस फॉर्म से जो पहले काफ़ी सारे फॉर्म भरने करना पड़ते थे, कंपनी को भरने पड़ते थे, अब उन सारे फॉर्म को ना भर के सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो ये था हमारे पास स्पाइस फॉर्म। ठीक है, ओके। तो आज हमने यहाँ तक करा, अब हम करते हैं अपना लेक्चर फिनिश। कल के लेक्चर में जब हम आएंगे, लेक्चर 5A जो होगा, उसमें हम आज तक जहाँ तक हमने आज पढ़ा इसका रिवीजन करेंगे स्पाइस फॉर्म के साथ, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली, जैसे आज अपने पार्ट अपने 4A में वो स्काई फॉर्म दिखाया था जिसमें ओपीसी का जो वो था नॉमिनी, वो अपनी कंसेंट देता है। इसी तरीके से मैं आपको कल को स्पाइस फॉर्म भी दिखा दूंगा, पढ़ा भी सिखा भी दूंगा क्या क्या उसमें डिटेल भरी जाती है। तो आपको सब चीज़ प्रैक्टिकली मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि यूट्यूब लेक्चर है या मेरा ये शुरू का बैच है, या मैंने ये शुरू में ट्राई कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी चीज़ आपके लिए छोड़ दूंगा, या फिर कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसे ऊपर से पढ़ा दूंगा उसको प्रैक्टिकली नहीं समझाऊंगा। तो यह अगर आप सोचते हैं तो अब आप ऐसा ना सोचें। और लेकिन मेरे एंड से आपको और कुछ चाहिए तो आप बताना, लेकिन प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकें, ताकि अगर किसी और को भी कुछ बेनिफिट हो, कोई और कोचिंग नहीं अफोर्ड ले पा, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नहीं ले पा रहा, तो वो एक बार ट्राई कर दे, हो सकता है मेरा उसको समझ में आ जाए और वो अच्छे नंबरों के साथ लोग क्लियर कर सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, खुश रहिए और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहिए।